हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हमारा नाम है शबनम खान। तो आज हम इतिहास विषय पढ़ाएंगे। आपकी कक्षा है 6 और विषय है इतिहास। इतिहास विषय के अंतर्गत हम लोग देखेंगे अध्याय 10, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। क्या नाम है? नए साम्राज्य और राज्य। ठीक है, तो हमारा ये अध्याय है 10, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो अब इस अध्याय में अगर हम इस अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखिए, इस अध्याय में हम जो गुप्त साम्राज्य था उसके बारे में सबसे पहले विस्तार से उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। हर्षवर्धन, पिछले अध्याय में हमने बताया है कि जो चीनी बौद्ध है वो लोग कहाँ आते थे। हर्षवर्धन के समय चीनी बौद्ध आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के साम्राज्य के साथ साथ हम किस प्रकार से राज्यों द्वारा प्रशासन व्यवस्था चलाई गई, इस पर भी गौर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भी राजाओं के बारे में भी देखेंगे, साथ साथ जो आम जनता है उनके जीवन के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। ये मुख्य रूप से हम जानेंगे। ठीक है, तो अब जो नए साम्राज्य और राज्य है इसके बारे में हम पहले प्रस्तावना समझाएंगे। ठीक है, अब इसकी प्रस्तावना किस प्रकार है कि ये जो अब हम सभी भली भांति जानते हैं कि साम्राज्य और राज्य दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो इसमें साम्राज्य के अंतर्गत हम गुप्त साम्राज्य देखेंगे, सबसे जो महत्वपूर्ण, इससे भी विस्तार पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और आज हम उसी मुद्दे पर पढ़ाएंगे। अब ये जो गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत क्या है कि हम कुछ चीजों को विस्तार से देखने के साथ साथ क्या है कि इसमें ना सबसे ज्यादा हम अगर देखेंगे तो सन बोले तो तारीखें जो होती है, ईसवी सन, पूर्वी सन, ईसा पूर्वी, ये सारे जो सन होते हैं। ठीक है, इस पर हम सन पर की तरफ गौर करेंगे। और कि जैसे कि हम देखेंगे कि जो 320 से लेके 550 का जो समय था वो गुप्त साम्राज्य का हमारे भारतीय महाद्वीप पर शासन था इतने समय तक। अब इस शासन काल में क्या हुआ कि इस शासन काल में जो समुद्र गुप्त है ना, उनके बारे में हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ उनकी जो प्रशस्तियों के बारे में क्या दिया हुआ है वो देखेंगे। और प्रशस्तियां के साथ साथ हम जो अशोक के जो स्तंभ में जो प्रशस्तियों का जिक्र हुआ है उसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस अध्ययन की शुरुआत करते हैं। अब इस अध्ययन की शुरुआत सबसे पहले होती है अरविंद राजा बना, इस हेडिंग से। ठीक है, जो उस बुक में आपके बॉक्स में लिखा हुआ है कि क्या है, अरविंद राजा बना। अब ये हम इसकी शुरुआत होती है, तो कैसे शुरुआत होती है, क्योंकि इतिहास जो है वो हमारे इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें हमें सबसे पहले सवाल पैदा होते हैं। जब हम किसी चीज को, किसी वस्तु को या कुछ बदलाव को देखते हैं तो हम सबसे पहले सवाल करते हैं कि ये ऐसा हुआ, तो ये ऐसा कैसे हुआ, ये कहाँ से आया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, है ना। फिर ऐसे ही सवाल को जब हम खोजने निकलते हैं तो हम अपने इतिहास की तरफ ध्यान देते हैं कि फिर हम अतीत की तरफ देखेंगे कि वहां से इसकी शुरुआत यहाँ तक की हुई है। ठीक है, उसी तरह अरविंद राजा बना, इस बॉक्स में
इस हेडिंग के साथ साथ ये बताया है कि अरविंद जो है वो स्कूल के एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा था, जिसमें उसे राजा की भूमिका अदा करनी थी। अब राजा की भूमिका अदा करनी थी, तो अरविंद ने सोचा कि भाई मुझे राजा की भूमिका अदा करनी है, तो उसने देखा कि मुझे ना क्या करना है, एकदम कैसे रहूंगा मैं, एक शाही वेशभूषा पहनूंगा, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत मूंछों को तान दिए हुए जो जो कागज की बनी हुई तलवार है उसको पकड़कर चहलकदमी करूंगा, ठीक है। लेकिन जब ये अरविंद ये सोच रहा था, तब उसे पता चला कि उसे बैठकर वीणा बजानी है। क्या है कि वो एक राजा की भूमिका निभाएगा, लेकिन वीणा बजाएगा। तो अरविंद के मन में ये सवाल पैदा हुआ कि कौन सा राजा वीणा बजाता है, आखिर ये कौन राजा है जो वीणा बजाता है, ठीक है। तो जब ये सवाल उसके मन में पैदा हुआ कि कौन हो सकता है वो ये सोचने लगा, ठीक है। तो अब ये सोचने लगा है, तो चलिए आइए हम आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि वह राजा कौन था। उस राजा के बारे में जानते हैं कि जो वीणा बजाता था, ठीक है। तो हमारा वीणा बजाता था, ठीक है। और उससे पहले हम देखेंगे कि क्या बताती है प्रशस्ति, क्या रहेगा हमारा मुद्दा। पहले हमने देखा कि अरविंद राजा बना, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्या बताती है प्रशस्ति, ठीक है। अब हमने बोला ना कि जो ये प्रशस्ति है इसके बारे में हम देखेंगे, है ना। चंद्रगुप्त, ये जो गुप्त साम्राज्य में जो समुद्रगुप्त राजा था उसके बारे में प्रशस्ति पर लिखा हुआ था, ठीक है। अब ये प्रशस्ति क्या है तो हम आपको बताते हैं कि जैसे कि देखिए कि अब ये प्रशस्ति हमारा ये पॉइंट है, इसमें देखिए कि दरअसल क्या है कि जो अरविंद है गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त की भूमिका अदा करने वाला था। किसकी भूमिका अदा करने वाला था? अरविंद। बोला ना कि अरविंद राजा बना, उसको राजा का रोल मिला था, तो वो सोच रहा था कि कौन सा ये राजा है। तो उस राजा का नाम क्या है? गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त। कौन से राजा है वो? समुद्रगुप्त, ठीक है। ये क्या है? कहाँ के राजा है? प्रसिद्ध गुप्त वंश की, गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा, ठीक है। ये है। अब इसका रोल अरविंद अदा करना था। अब ये राजा जो है वो कैसे है, ठीक है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। समुद्रगुप्त के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, मतलब इनके बारे में कहाँ लिखा है? तो समुद्रगुप्त जो प्रसिद्ध राजा थे, इनके बारे में हमें अशोक स्तंभ पे खुदे एक बड़े अभिलेख से, कहाँ से पता चला? एक बड़े अभिलेख से पता चलता है जो अशोक स्तंभ पर खुदा है, ठीक है। अशोक स्तंभ पर खुदे, ठीक है, अभिलेख। इस अभिलेख से समुद्रगुप्त राजा के बारे में हमें पता चलता है कि ये जो राजा थे, ये राजा के बारे में पता चलता है जिसकी रचना, अब इस अभिलेख की रचना किसने की थी? जिसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री, जो एक कवि थे और वही मंत्री थे, उनका नाम था हरिसेन, द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। अब ये इस अभिलेख की रचना किसने की थी? रचना उनके ही दरबार के, समुद्रगुप्त के ही दरबार के एक मंत्री और कवि ने
अपने काव्य द्वारा रचना की थी। उस कवि का और मंत्री का नाम है हरिसेन। ठीक है। अब इन्होंने जो अभिलेख काव्य के द्वारा लिखा था, उस अभिलेख में समुद्रगुप्त की बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, इससे हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। अब एक विशेष किस्म का अभिलेख है। कौन सा? ये एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसमें प्रशस्ति, जिसमें क्या? प्रशस्ति, जिसे प्रशस्ति कहते हैं। एक अभिलेख है जिसे क्या कहते हैं? प्रशस्ति। अब प्रशस्ति कहते हैं, है ना, अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। अब प्रशस्ति क्या है? ये एक संस्कृत शब्द है। कौन सा शब्द है? संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? प्रशंसा। ठीक है। अब प्रशंसा, इस नाम से ही हमें समझ में आ जाता है कि प्रशस्ति क्या है, कि क्या बताती है प्रशस्ति। ये हमारा मुद्दा है ना, तो क्या समझ में आ जाता है इससे कि ये जो प्रशस्ति है, ये इसका मीनिंग है प्रशंसा। अब प्रशंसा करना, ठीक है, तो प्रशस्ति है। अब ये जो प्रशंसा लिखने का जो चलन है वो पहले से ही चलते आ रहा है। जैसे कि हमने अध्याय 9 देखा था ना, हमने अध्याय 9 में देखा है कि जो गौतमी पुत्र है, कौन थे गौतमी पुत्र? श्री सातकर्णी, है ना। जो गौतमी पुत्र है श्री सातकर्णी, उनकी प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है अध्याय 9 में। उस अध्याय में तो इससे ये समझ में आता है कि जो प्रशस्ति का जो चलन है वो पहले से ही चलते आ रहा है। अब इस चलन के चलते आने के द्वारा, अब चलते तो पहले से आ रहा है, जिसे हमने अध्याय 9 में पढ़ा, तो ये चलन पहले से चलते आ रहे हैं। अब लेकिन जो गुप्त काल है, गुप्त काल में इस चलन का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, प्रशस्ति का चलन का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आया। अब ये समझ लिया हमने कि क्या बताती है प्रशस्ति। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग जानेंगे कि भाई वो प्रशस्ति किस राजा के बारे में, प्रशस्ति में किस राजा के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, तो हमारा अगला मुद्दा उसी पर डिपेंड रहेगा कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, सॉरी, हम इसे करने के बाद बताएं। क्या है हमारा पॉइंट? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। ठीक है, अब समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से मतलब क्या हुआ कि भाई समुद्रगुप्त की जो प्रशंसा में लिखी गई जो प्रशस्ति है उसमें क्या बताया गया है। ठीक है, तो हमें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति क्या बताती है, आइए उसके बारे में देखेंगे कि क्या बताती है कि जो कवि ने इसमें राजा की एक मतलब जो कवि थे, कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबार में रहने वाले कवि थे और वो मंत्री भी थे जिन्होंने प्रशस्ति लिखी थी। वो कौन थे? अभी बताया ना, हरिसेन, है ना। हरिसेन जी ने इनकी ये कवि थे, इन्होंने लिखा है। अब इसमें समुद्रगुप्त, इसमें क्या हुआ कि समुद्रगुप्त को प्रशंसा के रूप में ये प्रशस्ति लिखी गई है। उनकी प्रशंसा में कवि ने समुद्रगुप्त को एक योद्धा और युद्धों को जीतने वाला, ठीक है, युद्धों को जीतने वाला राजा, मतलब तारीफों में देखो क्या कहा है उनकी कि एक योद्धा है, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में खूब प्रशंसा है। इसका जो समुद्रगुप्त
का जो अभिलेख है, प्रशस्ति है, उस प्रशस्ति में क्या है, क्या लिखा है इसकी प्रशंसा में, इनकी प्रशंसा में क्या लिखा है कि योद्धा है ना, युद्धों को जीतने वाला, जीतने वाला, उसके साथ साथ उत्कृष्ट कवि के रूप में इनकी प्रशंसा की गई है। ठीक है, विद्वान, साथ साथ विद्वान कवि इनके रूप में इनकी प्रशंसा की गई है। किनकी? समुद्रगुप्त की। तो यहाँ तक कि इस कदर इस प्रशस्ति में इनकी प्रशंसा की गई है कि इनको ईश्वर के बराबर बताया गया है इस प्रशस्ति में। ठीक है, फिर प्रशस्ति के लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, मतलब उन प्रशस्तियों में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं कि किसके बारे में? समुद्रगुप्त की प्रशंसा के बारे में बहुत लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है, तो हम इसका इस प्रशस्ति में लिखे हुए एक वाक्य का अंश देखते हैं। ठीक है, प्रशस्ति का जो वाक्य है उसका एक अंश देखते हैं। क्या है उसमें दिया है? योद्धा समुद्रगुप्त योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में क्या वाक्य दिया है? जिनका शरीर युद्ध मैदान में, उनके शरीर के बारे में बताया है। क्या बताया है? शरीर कहाँ? युद्ध मैदान में, ऐसा वाक्य दिया है। ठीक है, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कैसा है? हाँ, हम पूरा नहीं, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे आपको, लिखने में बाकी समझाएंगे। तो उनका जो शरीर है वो शरीर युद्ध मैदान में कठोरों, कुल्हाड़ियों, भालों, तीरों, है ना, भालों, तीरों और बोरछों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीली तीरों और अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों से भरा हुआ है, घाव के दागों से भरा हुआ है। क्या बताते हैं उनके शरीर को? कि इनका शरीर युद्ध के मैदान में बहुत सारे हथियारों से लदा हुआ, घाव, बहुत सारे हथियारों के लगे हुए घावों के दागों से भरा हुआ, तलवारें और भाले होती है ना युद्ध में, जो अपनी वेशभूषा होती है उस टाइप की, ऐसा इनका शरीर है होने के कारण भी, मतलब फिर इसमें ऐसी तारीफ की गई है कि भाई इनका ऐसा शरीर, इतने घाव के दाग होने के बावजूद भी इनका शरीर कैसा दिख रहा है? सुंदर दिख रहा है। तो ऐसे थे हमारे समुद्रगुप्त योद्धा। तो समुद्रगुप्त योद्धा के बारे में तारीफ करते हुए उन्होंने ये बताया है कि इन्होंने कवि ने, तो अब समुद्रगुप्त योद्धा के बारे में इन्होंने तारीफ की और ये बताया। फिर हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि मानचित्र 7 जो पुष्ट क्रमांक 105 पर दिया गया है, जब हमारा पुष्ट क्रमांक 105 चलेगा तो हम उसे देखेंगे, लेकिन तब तक के लिए हम लोग मानचित्र में देख लेते हैं कि मानचित्र में क्या दिया है कि जो मानचित्र 7 है, क्या है मानचित्र 7? यहाँ पे क्या मानचित्र 7 है? मानचित्र 7 एक मानचित्र दिया हुआ है। ठीक है, उस मानचित्र 7 में एक क्षेत्र है जिसे हरे रंग से रंगा हुआ है। ठीक है, एक क्षेत्र हरे रंग से रंगा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, तुम्हें पूर्वी समुद्र के भाग के साथ साथ क्या होगा कि उस पे ना डॉट डॉट एक बिंदुएं दिखाई देंगी, लाल लाल बिंदुएं दिखाई देंगी, लाल बिंदु दिखाई देंगी। ठीक है, लाल बिंदुएं दिखाई देने के बाद उसके आगे क्या है, उसी तरह से एक क्षेत्र है जो बैंगनी है, फिर दूसरा एक क्षेत्र है जो बैंगनी रंग से रंगा हुआ है। मतलब उस मानचित्र में रंगे हुए कलर मतलब अलग अलग क्षेत्र को अलग अलग कलर से रंगा हुआ है ताकि हम लोगों को समझने में आसानी हो। तो बैंगनी रंग से रंगा है, तो कुछ क्षेत्र किस रंग से रंगे हैं? नीले रंग से। ठीक है, ऐसे क्षेत्र रंगे हुए हैं। ठीक है, एक हरा, बैंगनी, नीला रंग, ऐसे क्षेत्र रंगे हुए हैं और
जो बारीक बारीक जो बिंदुएं दी हुई है वो लाल रंग से दी हुई है। ठीक है, तो हम इसमें आगे इस मानचित्र में इस तरह का जिक्र हुआ है जो हम इससे रिलेटेड आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ना हम लोग देखेंगे कि आपकी पुस्तक में एक साइड में ना 2 सिक्के दिए हुए हैं। ठीक है, वो सिक्के क्या है वो उसे बता दे कि उन सिक्कों पर क्या है कि आगे बढ़ते हुए हम उस चित्र के जो सिक्के देखेंगे वो साइड में दिया हुआ है। साइड में बाएं हाथ पर दिया हुआ है सिक्के की 2 तस्वीरें दी हुई है, 2 चित्र दिए हुए हैं। वो सिक्के है वीणा बजाने वाला, वो सिक्के हैं वीणा बजाने वाला राजा, समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों के सिक्कों पर दिखाया गया है। मतलब जो वीणा बजाने वाला राजा है उन सिक्कों पर वीणा बजाता हुआ राजा दिखाई दिया है। क्या दिखाई दिया है? वीणा बजा, मतलब यहाँ पर सिक्के दिया हुआ है 2 सिक्के। ठीक है, यहाँ पर एक सिक्के पर ये ऐसे राजा बैठे हुए और वीणा बजाते हुए बैठे हुए हैं एक सिक्के पर। ठीक है, यहाँ पर उनके मतलब जो राजा के जो गुण थे उनको दर्शाया गया है, उस सिक्के के जरिए दिखाया गया है, जैसे कि इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाई दिया गया है। ठीक है, तो ये चित्र है। अब चित्र के बाद हम अपने मुद्दे पर आते हैं। तो मुद्दे में सबसे पहले क्या है कि ये जो मानचित्र है जो हमने बताया कि भाई ये मानचित्र जो है वो कुछ कैसे रंगों से रंगा हुआ है। ठीक है, अब मानचित्र में हम क्या देखेंगे, रंग बता दिए हमने। अब मानचित्र जो है ना, मानचित्र 7 में बताया गया है कि इस प्रशस्ति पर प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाया गया है। यह मानचित्र प्रशस्ति के जानकारी के आधार पर यह मानचित्र बनाया गया है। अब हरिसेन जो कवि थे वो 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और अनेक प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन है इस मानचित्र में। ठीक है, क्या का वर्णन मानचित्र में? राजाओं का और प्रति समुद्रगुप्त के का वर्णन है इस मानचित्र में। तो उसमें सबसे पहले वर्णन जैसे अगर देखेंगे तो सबसे पहले उन्होंने बताया है मानचित्र के जो हरा रंग है, एक हिस्सा हरे रंग से रंगा हुआ है। हरे रंग का जो क्षेत्र है ना, मानचित्र का जो वो हरे रंग का जो क्षेत्र है, ये हरे रंग का क्षेत्र, इस हरे रंग के क्षेत्र में क्या बताया है? हरे रंग के क्षेत्र में आर्यवत के उन 9 शासकों का है। ये हरा क्षेत्र किसका है? आर्यवत के 9 शासकों का। ठीक है, ये पहला जो चित्र है, जो क्षेत्र है जो हरे रंग से रंगा हुआ है वो क्या है? आर्यवत के 9 शासकों का चित्र है। ठीक है, शासकों का हिस्सा है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों पे अपना साम्राज्य मिला लिया था। इनको समुद्रगुप्त ने हरा दिया था और उनका साम्राज्य अपने साम्राज्य में मिला लिया था हारने के बाद। ठीक है, फिर उन राज्यों ने फिर मिला लिया था। ठीक है, और अब है दूसरा जो दिया हुआ है, अब दूसरा जो दिया हुआ है, इसके बाद क्या है? दक्षिणार्थ के 12 शासक आते हैं दूसरे में। तो दूसरे में दक्षिणार्थ के 12 शासक आते हैं। तो ये जो दूसरा है ना, ये जो हमने बताया था कि बिंदु थे, जो बिंदु वो रेड जो बिंदु है उसको दर्शाया है। उस दर्शाने के जरिए क्या है, वो रेड बिंदु दक्षिणापथ के 12 शासन आते हैं इसमें। ठीक है,
अब इसमें दक्षिणापथ में 12 शासक जिनकी राजधानियां दिखाई गई इसमें इस इन बिंदु, ये बिंदु क्या है, राजधानियां है ये 12 शासकों की। ठीक है, अब ये राजधानी दिखाई गई है। फिर इसके बाद क्या है, फिर इन सब में क्या है, हार जाने पर किन्होंने, ये दक्षिणापथ जो दक्षिण की तरफ पथ जाता है, रास्ता जाता है, इसमें ये 12 जो शासक थे इनके हार जाने पर, जब ये शासक समुद्रगुप्त से हार गए, इनके हार जाने पर इन्होंने समुद्रगुप्त को समर्पण कर दिया था, मतलब उन्होंने हथियार डाल दिए थे। तो इनके समर्पण के बाद समुद्रगुप्त ने इन्हें फिर से शासक करने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे तीसरा जो है पड़ोसी देश का घेरा, मतलब एक बैंगनी कलर है। ठीक है, ये बैंगनी कलर का हिस्सा, यहाँ पर क्या है, इस बैंगनी कलर पर हिस्सा क्या है, पड़ोसी देश। इस बैंगनी कलर पर है पड़ोसी देश का घेरा। ठीक है, ये बैंगनी कलर मानचित्र में जो बैंगनी कलर का हिस्सा है वो बैंगनी कलर में दिया है कि पड़ोसी देश का घेरा बताया है। अब पड़ोसी देश के घेरे को बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें अब पड़ोसी देश कौन कौन से, तो इसमें पड़ोसी देश आएंगे आसाम, ठीक है, आसाम के साथ साथ आएगा नेपाल, पड़ोसी देश नेपाल, फिर है तटीय बंगाल, है ना, आसाम, तटीय बंगाल, तटीय में बंगाल के साथ है उत्तर पश्चिम, ये पड़ोसी देश है। इनके घेरों के बारे में वहां पर जिक्र हुआ है। ठीक है, पश्चिम के कई संघ आते हैं इसके अंतर्गत, इन घेरों के अंतर्गत, पड़ोसी देशों के घेरों के अंतर्गत, तो ये कई संघ आते हैं। फिर तो यह जो थे ना, ये सारे जो पड़ोसी देश थे, ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। मतलब कौन, ये आसाम, नेपाल, तटीय बंगाल और उत्तर प्रदेश के जो संघ होते थे, ये सारे संघ है ना, ये सारे संघ समुद्रगुप्त से मिलने आते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। उसके साथ साथ इन समुद्रगुप्त के लिए ये लोग क्या लाते थे, उपहार लाते थे। ठीक है, अब इसके बाद हम चौथा पॉइंट अगर देखें तो चौथे पॉइंट में क्या आएगा, जो बाह्य इसके इलाके के जो शासक हैं जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है। ठीक है, ये नीले रंग से रंगा गया है। तो ये नीले रंग से रंगे जाने वाले जो शासक है ये हैं बाह्य इलाके के। ये नीले रंग के जो रंगे गए हैं वो बाह्य रंग के जो शासक होते थे उनको नीले रंग से दर्शाया गया है। जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है ये क्या थे, ज्यादातर ये संभवतः ये कुषाण तथा शक वंश के थे। कौन थे ये, कुषाण राजा था ना, ये कुषाण और शक वंश के ये राजा थे, ये बाह्य इलाके के शासक राजा थे। कुषाण और शक वंश के जो राजा हुआ करते थे वो बाह्य इलाके के राजा थे, जिन्हें नीले रंग के हिस्से में इसे मानचित्र में दिखाया गया है, रंगा गया है। तो ये जो थे ये राजा थे। फिर क्या है कि इनमें से श्रीलंका के शासक थे, मतलब इनमें श्रीलंका के भी शासक थे। इसके साथ में कौन थे, श्रीलंका के शासक। यहाँ श्रीलंका के भी
शासक थे। अब इन्होंने इन सब ने मतलब ये बाह्य शासक तो कुषाण और शक वंश के जो शासक थे और साथ साथ श्रीलंका के जो शासक थे, इन्होंने क्या किया था, समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार लिया। क्या किया इन्होंने, अधीनता को स्वीकारा, अधीनता को स्वीकारा। ठीक है, अधीनता को स्वीकारा। अधीनता को स्वीकारने के बाद इन्होंने अपनी श्रीलंका के शासकों ने क्या किया, अधीनता को स्वीकारा और अपनी पुत्रियों का विवाह था ना, पुत्रियों का विवाह इनसे करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये किया। तो ये था हमारा, यहाँ पर हमारा ये मुद्दा खत्म होता है। ठीक है, तो हमने आज जो मुद्दे देखे उस पर थोड़ा सा हम ध्यान दे देंगे पीछे जाते हुए कि हमने नए साम्राज्य और राज्य के अंतर्गत हमने क्या देखा कि अरविंद राजा बना, जिसमें अरविंद एक स्कूल का बच्चा जिसे राजा की भूमिका अदा करनी थी। ठीक है, उस भूमिका के अंतर्गत उसके जहन में था कि एक राजा कैसे होता है, तो मैं ये सब करूंगा, लेकिन उसे बताया गया कि तुम्हें बैठकर वीणा बजाना है। तो वो आश्चर्य में पड़ गया और उसने सोचा कि ऐसा कौन सा राजा है जो वीणा बजाता है। तो फिर हम आगे बढ़ते हुए उस राजा के बारे में जानकारी ली, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि क्या बताती है प्रशस्ति। प्रशस्ति ये एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्ति पुराने जमाने में भी मतलब पहले भी प्रशस्ति का चलन चलता था, जो हमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र जो सातकर्णी थे उसकी प्रशस्ति में देखा है। लेकिन ये जो गुप्त काल था, ये चलन गुप्त काल में ज्यादा मात्रा में बढ़ा। ठीक है, इसमें एक प्रशस्ति में एक ना अभिलेख होता है, जो अभिलेख है जिसका नाम है प्रशस्ति। ये प्रशस्ति एक अभिलेख है, तो इस अभिलेख में प्रशस्ति शब्द आता है। ठीक है, अब हमने फिर प्रशस्ति यहाँ पर देखी, तो जिसमें हमने देखा कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। अब समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जो अभिलेख उसके लिए लिखा गया था, उस प्रशस्ति में क्या लिखा गया था, उसकी प्रशंसा के बारे में वो हमने देखा कि ये एक कैसा राजा था। कवि ने इसके बारे में लिखा है कि ये एक योद्धा था, युद्धों को जीतने वाला और उत्कृष्ट विद्वान और उत्कृष्ट जो विद्वान और उत्कृष्ट कला थी इनके अंदर। ठीक है, तो ये कवि ने इनकी प्रशंसा करते हुए कहा है, और अभिलेख का एक वाक्य भी कवि ने बताया है कि योद्धा समुद्रगुप्त के शरीर के बारे में बताया है कि उनका शरीर जो है वो बहुत सारे हथियारों से लदा हुआ, लोहे से लदा हुआ, तलवारों से लदा हुआ, भाले से लदा हुआ, फिर हथियारों की जो घाव है, घावों के दागों से लदा हुआ होने के बावजूद भी वह सुंदर दिखता है। ऐसे थे हमारे योद्धा समुद्रगुप्त। फिर हमने मानचित्र के बारे में देखा कि मानचित्र के में कुछ हिस्से बताए गए हैं। उस हिस्सों में जो हरे रंग का हिस्सा बताया गया है, वो एक क्षेत्र बताया गया है। उस क्षेत्र, वो हरे रंग का क्षेत्र है आर्यवर्त, जिसमें 9 शासक हुआ करते थे, उनका क्षेत्र। फिर ये जो लाल लाल बिंदुएं बताई गई है, वो दक्षिणावर्त के 12 शासक आते थे। उन बिंदुओं के अंतर्गत उन शासकों की राजधानी बताई गई है। ठीक है, राजधानियां। फिर जो बैंगनी कलर का जो हिस्सा है, वो बैंगनी कलर का हिस्सा है पड़ोसी देश का घेरा हुआ है। वहां पर जो पड़ोसी देश कौन से हैं, आसाम, नेपाल, तटीय बंगाल, उत्तर पश्चिम संघ। ठीक है, ये जो संघ है, तो इन्होंने क्या किया था, समुद्रगुप्त को समर्पित हो गए थे, ये लोग समर्पण कर दिया था, और इस समर्पण के बाद समुद्रगुप्त ने इन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। फिर आता है एक हिस्सा जो नीले रंग से रंगा हुआ है, वो है बाह्य इलाके के शासक, जिसमें थे कुषाण और शक, ये थे। इसके अलावा श्रीलंका के शासक थे। इन श्रीलंका के शासकों ने
जो समुद्रगुप्त है उनकी अधीनता को स्वीकारा और स्वीकारने के बाद उन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। ठीक है, तो आज का हमारा ये जो है नए साम्राज्य और राज्य, इसको हम यहीं पर रुकाते हैं। इसके आगे के मुद्दे हम अगले पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पर स्टॉप लेते हैं। ओके, थैंक यू।